हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान खंड को। तो चलिए इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैंने पेज नंबर 92 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो इस पेज में हम पढ़ेंगे आपके 93 और 94 को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस पेज को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट वह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे क्लास 9 और 10th के क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे क्लास 10 की क्लासेस आपके 5 बजे शाम में होती है प्रतिदिन, और क्लास 9 की भी क्लास शुरू हो रही है। तो जो कोई भी क्लास करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो भी क्लास 9 या 10 की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे जो सवाल कराए जाएंगे वह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और आपको अच्छे से समझा के सवाल कराए जाएंगे, जिसे एक बार पढ़ने के बाद आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप में से कोई है, आपके दोस्त कोई हैं, आपके भाई बहन कोई हैं, या फिर आपके रिलेशंस में कोई हैं, तो आप उनको यह बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, तो चलिए, दिया है थीम प्राकृतिक परिघटनाएं क्या हैं। तो ये कक्षा 8 का भाग अ है। आकलन कार्यपत्रक ये आपका 8 या 6 है, शायद 8 है। और यह वीडियो हमारे ज्ञान सेतु सुबोध विज्ञान यानी साइंस का यह अंतिम वीडियो है। उसके बाद आपका ज्ञान सेतु पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप में से जो कोई और पीछे के वीडियो नहीं देखें, उन वीडियो को भी आप लोग देख के अपनी ज्ञान सेतु साइंस को पूरी तरह से भर लें, और अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने सवाल को। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का कारक है। तो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? पेड़ के कारण नहीं, पेड़ के कारण तो वायु प्रदूषण नहीं होता है। जल से नहीं, ऑक्सीजन के कारण नहीं, किसके कारण होता है? वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण। तो इसका आंसर क्या हो गया? द। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी कौन है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हो गया आपका और नंबर। कैसे है? तो मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक चादर बना देती है, जिससे कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो यहाँ से बाहर नहीं जाने पाती है। ठीक है, तो यही था। अगला सवाल दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अम्ल वर्षा द्वारा संगमरमर का क्या हो जाता है? तो संगमरमर क्षय हो जाता है, संगमरमर का नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? संगमरमर का क्षय होता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जल प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे जल प्रदूषक। तो ये आपके आंसर हो गए, आपके यहाँ पे जल प्रदूषक। ठीक है, तो चलिए इसके अगले सवाल को देखा जाए। संगमरमर कैंसर होने का क्या कारण है? तो संगमरमर कैंसर होने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा। तो लिखेंगे अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर कैंसर होता है। इसमें क्या होता है? संगमरमर का क्षय होने लगता है, इसका रंग खराब होने लगता है। तो लिखेंगे अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का कैंसर होता है। ठीक है, चलिए हो गया आपका आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पॉलीथीन के स्थान पर आप किसका उपयोग करेंगे? तो पॉलीथीन के स्थान पर किसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कपड़े के थैले का उपयोग। कपड़े के थैले का उपयोग आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो आपके प्लास्टिक के बोतल आते हैं, उसकी जगह पे एल्युमिनियम के बोतल का उपयोग कर सकते हैं।
एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो उपयोग मैंने बता दिए जो कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं किसके स्थान पे, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पॉलीथीन के स्थान पर। अगला दिया है सारणी का विश्लेषण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नल का पानी का आपका पीएच मान 7 अम्लीय है। तो देखिए पीएच मतलब अम्लीयता जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वह उतना कम अम्लीय है। अम्लीयता जितनी ज़्यादा उसका क्या मतलब, उसका मतलब है उतना कम वह अम्लीय है, उतना कम हानिकारक है। ठीक है, और अम्लीयता जितनी कम है उसका मतलब है कि वह उतना अधिक हानिकारक है। तो सबसे अधिक हानिकारक कौन होगी, सबसे कम एक है, मतलब नदी का जल क्या है, सबसे अधिक हानिकारक है। उसके बाद झील का जल आएगा, उसके बाद आपका कुएं का जल, फिर आपका तालाब का जल और फिर नल का जल, जैसे यहाँ पे सवाल में दिए गए हैं उस अनुसार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया है। निम्न में से किस जल की अम्लीयता सबसे ज़्यादा है। तो जल की अम्लीयता सबसे ज़्यादा पे किसकी है, तो 7 दिया हुआ किसका, नल का जल का दिया है अम्लीयता सबसे ज़्यादा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नल का जल। ठीक है, तो ये उसमें हो जाएगा आपका नल का जल। तो नल के जल की अम्लीयता क्या है, सबसे अधिक है। अगला दिया है स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध पेयजल कौन सा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध पेयजल कौन सा है और क्यों है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध पेयजल कौन सा होगा, तो क्या बोले, जो जितना अधिक है वो उतना कम हानिकारक होगा। सबसे शुद्ध कौन हो जाएगा, तो नल का जल हो जाएगा आपका सबसे शुद्ध। क्या लिखेंगे, नल का जल। तो इसका आंसर हो गया नल का जल। नल का जल हो गया। चलिए ठीक है, अगला दिया है स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे हानिकारक जल कौन सा है और क्यों। सबसे हानिकारक जल का जो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कौन है, तो वह आपका है, आप दे सकते हैं, नदी का जल। तो किसमें क्या हो जाएगा आपका नदी का जल। चलिए ये भी आपके आंसर हो गए। अगला सवाल दिया है कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, प्रक्रिया समझाइए। चलिए देखते हैं कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पुराने जो कागज होते हैं उस कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए जाते हैं तो फिर इनको बहुत महीन टुकड़े में उसके साथ रसायन मिला के इसको बहुत महीन टुकड़े में कर दिया जाता है। उसके बाद से में जो भी प्लास्टिक रहते हैं उसे आपके छान लिया जाता है। उसके बाद कागज़ की लुगदी तैयार होती है, फिर लुगदी से कागज़ को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वही लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले उपयोग किए गए कागज़ को छोटे लिखने हैं आपको, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया जाता है। छोटे छोटे क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद से पानी में मिलाकर उसे महीन किया जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर महीन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद उसमें आपके जो हो रह जाते हैं प्लास्टिक के टुकड़े, उस सबको छान लिया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक
यदि जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जैसे पदार्थ से क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। प्लास्टिक जैसे पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, तो छान लिया जाता है। तो पदार्थ को छान लिया जाता है। तब उस छान लेने के बाद गोंद व रसायन मिला के लुगदी तैयार की जाती है। उसके बाद क्या तैयार की जाती है, उसके बाद लुगदी आपकी तैयार की जाती है। तो लुगदी तैयार की जाती है और अंत में लुगदी से कागज का बनाया जाता है। लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कागज का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए, कागज का निर्माण इसी प्रकार से होता है जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया। तो आप इसे पूरा इस तरह से नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़े अपने अगले सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सर्दियों में कोहरा क्यों बनता है। देखिए क्या होता है सर्दियों में। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमेशा वर्षा कुछ पानी की बूंदें हमेशा रहती हैं। पानी का बूंदें वाष्प के रूप में हमेशा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन आप सभी ने देखा है ठंड में क्या होता है, ठंड में जो पानी होता है वो पानी की जो बूंदें वाष्प में हैं वो संघनित होकर द्रव अवस्था में आ जाती हैं, मतलब पानी जैसा आ जाती है। तो वही जो द्रव अवस्था में आती है वही कोहरे जैसे दिखाई देते हैं। और क्या होता है, वायुमंडल में जो आपके धूलकण हैं उनसे वो पानी जो होती है वो जगह चिपक जाती है। तो उसके कारण क्या बनता है, कोहरा बनता है। अब चलिए लिखते हैं सर्दियों में कोहरा क्यों बनता है। चलिए लिखते हैं। तो सर्दियों में कोहरा बनने का क्या कारण है, क्या मैंने अभी बताया कि सर्दियों में जो होती है हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह कम होता है, जिसके कारण जो वायुमंडल में जो हमारे वाष्प हैं वह द्रव अवस्था में आ जाती है और धूल कणों से चिपक जाते हैं, जिसके कारण कोहरा होता है। तो लिखेंगे सर्दियों में कोहरा बनने का कारण कम तापमान का होना है। कम तापमान का होना है। ठीक है, लिखेंगे कम तापमान के कारण वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं संघनित होकर द्रव में बदल जाते हैं। द्रव में बदल जाते हैं। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर किसमें बदल जाते हैं, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर आपके द्रव में बदल जाते हैं। और फिर वो क्या आ जाता है, जो धूलकण आदि से चिपक कर
धुलकन आदि से चिपक कर, जो धुलकन आदि से चिपक कर क्या करता है, तो धुलकन आदि से चिपक कर निर्माण करता है, किसका, जो धुलकन आदि से चिपक कर कोहरे का निर्माण करता है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पेज नंबर 94 तक यहाँ समाप्त होता है। तो आपके सुबोध का जो लास्ट पेज नंबर था वो 94 था। मतलब कि आपका ज्ञान सेतु सुबोध का जो विज्ञान खंड था तो विज्ञान खंड आज समाप्त हो गया। तो आप सभी पूरे विज्ञान खंड को अच्छे से भर लें। अब आपके जो बचे हुए हैं वो आपके अंग्रेजी बचे हुए हैं और साथ में आपकी गणित बची हुई है, जो भी कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तो आप इसे देखते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अंत में एक बार फिर से, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे क्लास 9 और क्लास 10 के क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप में से अगर कोई क्लास 9 या 10 में है या इनकी परीक्षा देने वाले हैं या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, तो आप उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं। क्लास 10 की जो क्लास हो रही है वो शाम 5 बजे प्रतिदिन हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। फिर अगले वीडियो हम अंग्रेजी और गणित के वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।